हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के अंक विभाजन के बारे में। और चैप्टर 1 के भी हम आपकी इसी वीडियो में तैयारी करवाएंगे। कौन कौन से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से अतिलघु इंपॉर्टेंट है और कौन से विस्तृत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपके पास बुक्स मॉडल कुछ भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो बस जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आपको वो तैयार करने हैं और जिस तरीके से हम आपको पढ़ाई करने को बोलेंगे बस आपको वो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 85% तक बहुत अच्छे से लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये 2024-25 का आपका न्यू सिलेबस है। बिल्कुल इसमें आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बुक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, न्यू सिलेबस में कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए, खंड ख जो है वो है आपका बुक 1 जो है उसका है समकालीन विश्व राजनीति, ये टाइटल है बुक का। ये आपका 50 नंबर का होगा, इस बुक से आपका 50 नंबर का आएगा। तो अब इकाई 1 में आपके 3 चैप्टर हैं। दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया उत्तर शीत युद्ध युग में। तो ये आपका पूरे 20 अंक का होगा। ये जो इन 3 चैप्टर से आपके 20 अंक आएंगे। और अगला है इकाई 2 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो ये आपका पूरा 15 नंबर का होगा। अब इकाई 3 में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण, ये भी आपका 15 नंबर का होगा। तो ये आपका 50 नंबर पूरे हो गए। अब अगला देखते हैं खंड ख। तो खंड ख में स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये अभी आपका 50 नंबर का होगा। तो इसमें इकाई जो 4th है इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, इनमें से आपका 16 अंक का होगा। और इकाई 5 जो है इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, इसमें भी आपका 18 अंक का होगा। और ये मतलब अंक विभाजन के कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, किस तरीके से आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे वो आपके 10 आएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन हुए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके 10 प्रश्न आएंगे, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 1 जो है वो 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो आपके 30 नंबर हुए पूरे। अब लघु उत्तरीय सेकंड जो आएंगे वो आपके 4 क्वेश्चन होंगे और जो अंक होगा वो 6 होंगे, तो 24 नंबर के ये हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपके सिर्फ 2 आएंगे, 8 अंक का होगा, ये आपके 16 अंक होंगे। तो कुल मिला के आपके पूरे 100 अंक आपको ही स्कोर करने हैं। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कॉपी में कितना अच्छा लिख के आते हैं और कितने अच्छे से आप अपनी चैप्टर्स की तैयारी करेंगे। तो ये कोई नहीं है कि आपको स्कूल से या कॉलेज से नंबर मिल जाएंगे, तो ये कुछ नहीं है। बस आपको अपने 100 के 100 नंबर खुद से विभाजित करने हैं। कुल मिला के आपके 32% होंगे और वो कुल अंक 100 के होंगे। अब इसे देख लेते हैं। तो हमारी जो खंड क्या है समकालीन विश्व राजनीति, तो इसमें तो हमारे 7 चैप्टर्स हैं। और खंड ख स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें हमारे 8 चैप्टर हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए रोज़ एक चैप्टर्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत जल्द हम इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद इसका रिविज़न और नोट्स होंगे। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं आज की वीडियो में। खंड क में समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। तो अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आते ही आते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं, ये 2024 में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समाजवादी देश, तो दूसरी दुनिया के जो देश के रूप में जाने जाते हैं वो समाजवादी देश जाने जाते हैं। अब प्रश्न 2 है पेरेस्ट्रोइका तथा सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही थी। तो पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध किस देश से है, ये भी 2024 में आ चुका है, तो ये सोवियत संघ से इसका संबंध है। अब प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, ये भी 2024 में आ गया। यहाँ हम आपको जो क्वेश्चंस बताएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको देखना है। आपका कम से कम 75% सिलेबस यहीं से कवर होगा, तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहें। अब प्रश्न 4 है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये भी 2024 में आ गया है। तो इसके जो 2 कारण थे, सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था, ये भी सही है। सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो इसमें हम कै और ख दोनों ही ठीक है, तो तीसरा कर लेंगे। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आए कि दो सही आ रहे हैं, तो आपको ना मोस्टली तीसरा वाला ही ठीक करना है, चाहे वो आपको पता हो या नहीं पता हो। 100% ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। अब 5वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो ये NCERT 2024 ये भी आ चुका है। तो इसका ये है मध्य पूर्व में संकट,
1991 की मुख्य घटना है। देखिए ये आपका 2020 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। ये आपसे इस तरह से पूछा जा चुका है कि विश्व में 1996 की मुख्य घटना क्या थी और 1991 की मुख्य घटना क्या थी। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे और कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आपको ये 100% ध्यान रखना ही रखना है। सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न 7 है कि विश्व राजनीति में ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है और अब भी आ सकता है, लगातार आ रहा है। 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया। तो आप जान ही सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व राजनीति में ध्रुवीयता का अंत का क्या कारण था। सोवियत संघ का विघटन, इसका ये होगा। अब आप देख ही सकते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। अगला है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। ये भी 2020 में आ चुका है। तो सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी, ये है इसका। जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। ये 2023 में आ चुका है, अब भी आ सकता है। तो ये था क्रायोजेनिक रॉकेट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ है। ये भी 2024 में आ चुका है। तो सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो 2 महाशक्तियाँ थी, इनका उदय हुआ था। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्ध शस्त्र है। देखिए ये 2024 में आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक टाइप से जनरल नॉलेज से पूछा हुआ सवाल है जो हाल फिलहाल में अब भी चल रहा है कि सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है। तो देखिए जैसे कि अब इसराइल और हमास का चल रहा है, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो राजनीति में यही तो है कि बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी चाहिए कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो आप इसका उदाहरण देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया यूक्रेन। जिन बच्चों को पता होगा उन्होंने आसानी से कर दिया होगा कि यूक्रेन के साथ चल रहा है। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। तो वहाँ ये भी 2024 में आ चुका है। तो मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ का राष्ट्रपति था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी 150 किलोमीटर से भी लंबी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अतः जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। तो बर्लिन की दीवार जो थी, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसआर कब अस्तित्व में आया। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसआर यह रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी तथा समाजवादी के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अब अगला क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका भविष्य में भी आ सकता है। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अगले देखते हैं हम, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। दूसरी दुनिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये एक्सप्लोर तो एनसीईआरटी ने किया, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन देशों में फाशिवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अनुरूप बनाया गया। इन देशों को ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेतृत्व समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अगला है सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। इसके मामले में इसके हर मामले में जो था वो किसको प्रभुत्व था। तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। इसके हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए 2020 में भी आया, 24 में भी आया है। तो आपको ये देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। ये इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस घटना में शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अगला है कि सोवियत संघ के पतन का क्या कारण रहा। तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं द्वारा अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो गई। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी। तो शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना कि सर्वोपरि मान्यता की मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल की। अगला है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की किसी पूंजीवादी देश कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं की चर्चा करें। यह एनसीईआरटी एक्सप्लोर है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग थी, जिसमें नंबर 1 थी सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जिसमें सभी नियंत्रण राज्य के हाथ में होता था, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण निजी हाथों में होता था। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण निजी कंपनियों तथा उद्यमियों के हाथ में होता है। सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। अब अगला है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ। अब भारत को जो है रूस से संबंध रखने में क्या फ़ायदा हुआ। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फायदे हुए हैं। अगला है कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक कारण लिखिए। 2024 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोवियत संघ के विघटन का कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप द्विध्रुवीयता व्यवस्था एक ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अब केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा था। अगला है कि पूर्वी यूरोप के उन 2 देशों के नाम बताए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। ये 2024 में आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चेक गणराज्य तथा स्लोवाकिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे आपको करना ही करना है। दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने वाले 2 देशों के नाम लिखे, पोलैंड तथा हंगरी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2024 में आ चुका है, तो ये भी आपको करना ही करना है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट जो है लघु उत्तरीय, फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप्स आएंगे, तो अब हम फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये 2024 में आ चुका है। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए, 2022 में इस टाइप से पूछा जा चुका है। सोवियत संघ के विघटन का कारण बताइए, 2022 में ये भी इस तरीके से पूछा जा चुका है। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ये 2023 में पूछा जा चुका है। सोवियत संघ के विघटनों के कारणों का प्रमुख उल्लेख कीजिए, 2024 में पूछा जा चुका है। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप जान ही सकते हैं कि ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपसे किसी न किसी टाइप से पूछा जा चुका है। तो आप जो उत्तर है और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप से भी बनाकर पूछा जा सकता है, इस वजह से बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर से बाहर आया, चैप्टर से नहीं था, वो होता तो वहीं से, बस बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम ये घुमा कर दे देते हैं बच्चों को क्वेश्चंस। तो देखिए कितने टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। रूस ने सन 1917 में हुई समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का अस्तित्व विश्व पटल पर उदय हुआ। उक्त क्रांति के आदर्श समाजवाद तथा समतामूलक समाज की मूल आवश्यकताएं थी। इस क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। यह मानव इतिहास में व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समाज की समानता के सिद्धांत पर सजग रचना का सबसे बड़ा प्रयास था। उक्त कृत्य में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने प्राथमिक महत्व राज्य तथा पार्टी की संस्था को दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का मुख्य केंद्र कम्युनिस्ट दल था, जिसमें किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के लिए कोई स्थान न था। अर्थव्यवस्थाएं पूर्णतः योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रणाधीन थी। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, तो ये थे कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। नंबर 1, मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। सोवियत संघ ने खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न पत्र में 2 उत्तर देखेंगे, तो हम इसका जो देखेंगे वो सेकंड में देखेंगे। तो सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, यह कथन संभव है, इस तरीके से भी पूछा गया है। तो
जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनका मत है कि सोवियत संघ एक समाजवाद का अंत नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं का अंत किसी एक घटना से नहीं होता। समाजवाद एक विचारधारा है, उसका विरोध पूंजीवादी विचारक ही करते हैं। समाजवाद का मूल आधार या आत्मा समाज से सर्वसाधारण का कल्याण है। दूसरी ओर पूंजीवाद का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल आशय का शोषण करना है। समाजवाद अवश्यभावी है, आज नहीं तो कल अवश्य आएगा, क्योंकि विश्व में निर्धन देश तथा लोगों की संख्या अधिक है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजतंत्र तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्र शासन आया। पूंजीवाद का अंत तो समाजवाद ही आएगा। अगर पूंजीवाद का अंत होता है तो समाजवाद ही आएगा। अब द्वितीय ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, समझाइए। तो इसको हम समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अधिकांश महाशक्तियां कमजोर हो गई और महाशक्ति के रूप में केवल अमेरिका और रूस ही बचे। इस प्रकार युद्ध के दौरान शक्तिशाली का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल दो ही महाशक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थीं। ये शक्तियां थी सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक अंग्रेजी इतिहासकार टायन नबी ने दो गुटों ब्लॉक या कैंप में विभाजित विश्व की दो ध्रुवीय विश्व का नाम दिया था। मॉकनेथनों के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। इस प्रकार शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय रूप में बदल गया था। अब आपके लघु उत्तरीय सेकंड देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा आया हुआ है। तो किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार के लिए बाध्य हुई। तो निम्नलिखित कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुई। नंबर 1, सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जिससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन मुश्किल होता चला गया। सोवियत समाजवादी व्यवस्था में लोगों का अपना प्रतिनिधित्व चुनने, लोकतंत्र तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए लोग पश्चिमी देशों की तरफ आकर्षित थे। सोवियत संघ में सिर्फ एक दल, समाजवादी दल का प्रभुत्व था। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के लिए उत्तरदायी भी नहीं था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल हुए, लेकिन सारे विश्व पर रूस का प्रभुत्व बनाकर रखा गया, इसलिए शेष क्षेत्रों की जनता स्वयं को दमित तथा उपेक्षित महसूस करती थी। अब हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी करने के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा आदि में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। अब सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सका। 1989 में अफगानिस्तान ने सोवियत हस्तक्षेप में सोवियत संघ की व्यवस्था को और भी कमजोर बना दिया। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में बिछड़ जाने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, जिससे आयात में वृद्धि हुई, बेरोजगारी बढ़ती गई और जिससे व्यवस्था लड़खड़ा गई। अब भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वर्णन कीजिए। ये 2020 में आ चुका है, ये अब भी आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नवत हैं, जैसे कि ध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था रूप में रूपांतरित हो गई। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया था। अब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी है। अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विकासशील देश जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि में अमेरिका का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया। भारत जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से मदद लेने के लिए अमेरिकी नीतियों का समर्थन करने लगे। उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था विकासशील देशों के लिए श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उभरकर सामने आई। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का सारा विश्व विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था के विघटन के बाद कई समाजवादी देशों में भी समाजवादी का विघटन हो गया, जैसे युगोस्लाविया का विघटन। अन्य समाजवादी देशों में भी परिवर्तन की मांग उठने लगी। विश्व के अधिकतर देश अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने लगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं को किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में प्रमुख अंतर बताइए। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विभेदकारी तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 2020 में, 2022 में, 2023 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी जो विचारधारा है वह है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा की 2-3 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसमें अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। यह सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं, क्योंकि इन देशों की पूंजीवादी की एक और कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। सोवियत संघ की विचारधारा। तो सोवियत संघ की विचारधारा की 2-3 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका उदय पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ था। यह रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने से सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। अब सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन तथा जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। उसके दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन के सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए कितनी बार आ चुका है। तो ये किस किस टाइप से पूछा गया है। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्राज्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? शॉक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। देखिए एनसीईआरटी 2020 में 2024 में शॉक थेरेपी क्या थी, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, 2023 में पूछा जा चुका है। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में समझाइए, 2024 में पूछा जा चुका है। शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, 2024 में पूछा जा चुका है। तो देखिए कितनी बार किस किस तरीके से पूछा जा चुका है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्राज्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया। अब विश्व बैंक की ओर अंतर्राष्ट्रीय थेरेपी में सबसे बड़ा मुख्य पहलू था यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। शॉक थेरेपी में सबसे मुख्य पहलू था निजी स्वामित्व का होना। शॉक थेरेपी के द्वारा राज्य की संपदा के निजीकरण तथा व्यावसायिक ढांचे को उसी समय अपनाने की बात की गई, जिसके द्वारा सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती आरंभ की गई। अधिक से अधिक व्यापार करके विकास के लिए मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन तथा मुद्राओं को आपसी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इस संक्रमण काल में सोवियत खेमे के देशों के बीच व्यापारिक गठबंधन को समाप्त करके सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने का यह तरीका सही न था, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था को तुरंत कायम कर देने से व्यवस्था असफल रही, क्योंकि जनता को समाजवादी व्यवस्था की आदत पड़ चुकी थी। वे 72 साल के साम्यवाद में जीते आ रहे थे। परिवर्तन धीरे धीरे से होने चाहिए, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले और जनता भी धीरे धीरे परिवर्तन को स्वीकार कर ले। समाजवादी सत्ताओं पर शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम सामने आए, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ रूस का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में या कंपनियों को बेच दिया गया। इससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया है।
महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, जबकि अधिकतर नागरिकों को अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच डाले क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आने से मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती रही। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। सन 1999 का सकल घरेलू उत्पाद 1959 की तुलना में नीचे आ गया। पुराना व्यापारी ढांचा टूट गया, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। कई देशों में एक माफिया वर्ग जयराम पेशा लोग उभर कर आया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमीर तथा गरीब लोगों के बीच अंतर बढ़ने लगा, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई। सभी देशों ने जल्दबाजी में संविधान तैयार करके राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया और सभी शक्तियों उसे सौंप दी। फलस्वरूप संसद कमजोर संस्था बनकर रह गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत व्यवस्था की प्रमुख मुख्य विशेषताएं बताएं। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 2020 में आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति का राज्य का स्वामित्व तथा नियंत्रण था। सोवियत संघ में संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात और मशीनरी आदि शामिल थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। अगला देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। ये 2020 में आ चुका है और ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 1951 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया। क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पड़ गया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले वो है सैन्य कारण। अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिष्ठा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। तो मृतप्राय होती सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पूर्णिमान नीतियों को अपनाया। ग्लासनोस्त का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों का प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई। इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पूर्ण जागरण का प्रवेश कराने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया था तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन ने गति पकड़ ली। इसके साथ ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और वो पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। तीसरा है अफगानिस्तान का युद्ध। तो सोवियत अफगान युद्ध 1989 से 1979 तक सोवियत संघ के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संस्थानों को काफी क्षति पहुंचाई थी। अतः शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका की जीत को प्रतिबिंबित किया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही? गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के लिए वे कहाँ तक उत्तरदायी थे? मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। तो ये देखिए 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है कि आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो वो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे
मार्च 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने गोर्बाचेव ने समाजवादी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहा। पश्चिमी देशों के द्वारा सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति हो रही थी। सोवियत संघ को इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत लाने में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बना दिए तथा सोवियत संघ को लोकतंत्र रूप देने का निर्णय लिया। इस निर्णय की परिणति का अनुमान शायद किसी को भी नहीं था। पूर्वी यूरोप के देशों में जो सोवियत खेमे के भाग थे, इन देशों के नागरिकों ने प्रशासन तथा सोवियत यूनियन का विरोध आरंभ कर दिया था। अतीत की भांति गोर्बाचेव के शासनकाल में सोवियत संघ ने ऐसी अनियमितताओं ने इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप की समाजवादी सरकारें एक के बाद एक अपना जनाधिकार खो बैठी। सोवियत संघ की महापरिवर्तनों के साथ साथ अंतरिम संकट भी गहराता चला गया। इससे विघटन की गति में तीव्रता आ गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर न केवल आर्थिक राजनीतिक सुधारों का क्रम चलाया, अपितु जनतंत्रीकरण की नीति का भी संचालित किया। इन सुधार नीतियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भरसकर विरोध किया गया। 1957 में एक तख्ता पलट भी हुआ, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित गर्मपंथियों ने इस प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा दिया, किंतु अब तक जनता को स्वतंत्रता के आनंद की अनुभूति हो चुकी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी के पुरातन संघर्ष में पुनः नहीं जाना चाहते थे। इन परिस्थितियों में तख्ता पलट के विरोध के बाद भी बोरिस योल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा राजनीतिक पटल पर एक नायक की तरह उभरे। इसी गणराज्य के तत्वाधान में जहां येल्त्सिन ने आम चुनाव में विजय प्राप्त की थी, केंद्रीकृत नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, अतः सत्ता मास्को से गणराज्यों की ओर सरकने लगी। ऐसा विशेषकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो अधिक यूरोपीय थे तथा स्वयं को संप्रभु राज्य समझते थे। मध्य एशियाई गणराज्यों का स्वतंत्रता की मांग न करना एक आश्चर्यजनक तथ्य था। वे सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहते थे। 1991 दिसंबर माह में 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तित हो गई तथा परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा जनतंत्र को अपना आधार बनाया। समाजवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा एवं स्वतंत्र राज्यों के अनुकूल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन अन्य गणराज्यों, विशेषतः मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। यह गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस समस्या का समाधान तुरंत खोज लिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान प्राप्त हुआ। सोवियत संघ के द्वारा की गई संध्या तथा अभिलेख पूर्ण रूप करने का उत्तरदायी अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन काल में पूर्ववर्ती गणराज्यों का मध्य एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का महत्वपूर्ण स्थान रूस को प्राप्त हुआ। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पग भी उठाए। सोवियत संघ की भूमिका पर अब रूस नामक नव पौध अंकुरित हो गई। अगला है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए 2022 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गंभीर रहे। सामान्यतः इससे 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए जिनके द्वारा विश्व की राजनीति भी प्रभावित हुई। एक तो दूसरी दुनिया के पतन का परिणाम शीत युद्ध के समय के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पराजित नहीं कर पाएगी अथवा नहीं, इसका परिणाम सामने आ चुका था। अब शीत युद्ध की समाप्ति पर शस्त्र प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा विश्व में एक नवीन शांति की संभावना का उदय हुआ। दूसरा यह हुआ कि परिणाम यह हुआ कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गई तथा इस कारण विचारों एवं संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ। शीत युद्ध के अंतिम चरण में मात्र 2 ही संभावनाएं शेष थी। प्रथम तो यह कि बची हुई महाशक्ति का वर्चस्व बना रहे और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना होगी, अथवा फिर अनेक देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक बनकर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व की रचना होगी जहाँ किसी का भी वर्चस्व नहीं होगा। लेकिन हुआ यह है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की था न पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था के विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली विमर्शदाता बन गई, जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि देशों को पूंजीवादी की ओर से इन संस्थाओं के द्वारा ऋण प्राप्त किए गए। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र
राजनीतिक संभावनाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में अवतारित हुआ। तीसरा तथ्य यह है कि सोवियत संघ का अंत अनेक नवीन देशों की संभावनाओं के साथ हुआ। इन सभी देशों की अपनी पहचान और अपनी नीति है। इनमें से कुछ देश विशेषतः बाल्टिक एवं पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का एक भाग बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देशों की भौगोलिक स्थिति अत्यंत विशिष्ट थी, जिसका वे भरपूर लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ साथ अपने संबंध तो सुदृढ़ बनाए ही नहीं रखे, अपितु पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंधों की गरिमा बनाए रखी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अनेक नवोदित नायक उदित हुए। प्रत्येक के अपने अपने हित थे। उनकी पहचान, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं भिन्न भिन्न थीं। सोवियत संघ के पतन ने साम्राज्यवादी आंदोलन को गहरा आघात पहुंचाया। अब केवल साम्राज्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा ही साम्राज्यवादी देश रह गए हैं। सोवियत संघ के पतन से भारत को भी गहरा आघात लगा है। सोवियत संघ भारत का विश्वसनीय साथी माना जाता रहा। रक्षा उपकरणों व अन्य साजो सामान पर भारत सोवियत संघ पर ही निर्भर करता था। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस को ही वास्तविक रूप से पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया एवं संयुक्त राष्ट्र संघ से उसे ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मान लिया गया है। अतः सोवियत संघ ने अलग होने वाले गणराज्यों में रूस की राजनीतिक हैसियत अधिक हो गई, परंतु रूस अपनी जर्जर स्थिति तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ग्रुप के 7 देशों पर निर्भर होने के कारण तृतीय विश्व के देशों में सोवियत संघ के विघटन से उत्पन्न शून्यता को भरने की स्थिति में अभी नहीं है। यद्यपि वर्तमान समय में आकर रूस एक मजबूत देश के रूप में फिर से उभर रहा है, परंतु सोवियत संघ जैसी महाशक्ति बनना अभी दूर की बात है। तो जो अभी महाशक्ति है, जो सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ही सबसे बड़ी महाशक्ति है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल लेकर आएंगे हम आपका अगला चैप्टर और उसके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको बताएंगे। बने रहें तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।